मैं रमेश बिरादर, सहायक प्राध्यापक, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा। तो आज हमारा 5वां सत्र जो BA 4th सेमेस्टर ऑप्शनल हिंदी, ऐच्छिक हिंदी, तो इसमें आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने पिछले इकाइयों में हमने देखा कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस तरह हुआ था, और इसमें हमने अध्ययन किया कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के किस प्रकार हिंदी भाषा इन सब को लेते हुए विकास करती गई, और संपूर्ण भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के साथ हमारा हिंदी भी जुड़ा हुआ है। और पिछली इकाई में हमने चर्चा भी की कि हिंदी भाषा के कई रूप समाज में प्रचलित हैं। कभी कभी हिंदी का अर्थ बोलचाल की भाषा भी हमने समझा, या बोलचाल की खड़ी बोली के संदर्भ में भी हमने देखा, और कभी कभी साहित्यिक हिंदी के रूप में भी हमने देखा कि कई हमारे जो साहित्यकार हैं उन्होंने साहित्य की रचना भी की। तो हिंदी हमें खड़ी बोली के रूप में मिलती है, जो मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद के आसपास बोली जाने वाली एक बोली है। जबकि हिंदी की बोली की समुच्चय 18 है। तो 18 बोलियों में 18 बोलियों का समुच्चय ही हिंदी है। इसमें से इसलिए इनको ज़बाने हिंद नाम दिया गया। याद रखिए इसका नाम क्या दिया गया है, ज़बाने हिंद। हिंदी को 18 बोलियों का समुच्चय है, इसलिए इसे ज़बाने हिंद नाम से पुकारा गया। और हिंदी भाषा का विकास क्रम हम कई मोड़ों से गुजरते हुए देखते हैं, और हिंदी की उपभाषाएं और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां और उनके अंतर संबंध का अभी इस सत्र में, यानी हिंदी के उपभाषाएं एवं बोली, इस इकाई में पहला हमारा इकाई होगा हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो उसकी उपभाषाएं कौन सी है वो आगे आने वाले सत्र में हम देखेंगे। तो हिंदी भाषा जो है वहाँ उसका विकास क्रम को हम देखते हैं। तो हमने पिछले सत्र में भी देखा है, हिंदी भाषा को 3 भागों में हमने बांटा है। पहला भाग है हमारा मध्यकाल, हमारा पहला भाग है हिंदी भाषा का विकास क्रम में 1000 से 1500 तक, यानी आदिकाल। तो उसमें हमने देखा कि उससे पहले हमने देखा कि आर्य भाषा का काल जो ईसा पूर्व 1500 से 500 तक हुआ था, और उससे ईसा पूर्व 500 से 1000 तक, और 1000 से अब तक हमने हिंदी आर्य भाषाओं के बारे में देखा था। इसी प्रकार हम देखते हैं तो हिंदी का भी विकास क्रम इसी के साथ आगे बढ़ता गया। हिंदी भाषा जो भी मात्र एक जनपदों की बोली थी, वहां समाहित होकर एक बड़ा रूप ग्रहण कर लेती है। हिंदी भाषा को हम यदि उसकी विकास क्रम को देखें तो कुछ बातें हमें स्पष्ट होती हैं। तो बातें क्या हैं हम देखेंगे कि हिंदी भाषा जो है वहाँ हिंदी भाषा पहला हम देखते हैं तो हिंदी क्रमशः जटिलता से सरलता की ओर बढ़ता है। यानी पहले जो अपभ्रंश से होते हुए, खड़ी बोली होते हुए हिंदी को आया, तो जटिलता से हम सरलता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। और इसकी जो क्रिया रूप है उसकी सरलीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी उसकी जो क्रिया पद है वो बहुत सरल है। और हिंदी भाषा या सरल होने के कारण ही हिंदी भाषा जनपदीय सामाजिकता का आधार है। यानी बहुत सारे लोग
हिंदी भाषा बोलने वाले हैं। यानी भारत में हम देखते हैं तो 65वीं सदी लोग हिंदी का उपयोग करते हैं। और हिंदी का विकास काल हम 3 चरणों में विभक्त करते हैं। पहला काल है हमारा हिंदी को हम आदिकाल 1000 से हिंदी भाषा को 1000 से 1500 तक, फिर मध्यकाल 1500 से 1800 तक और आधुनिक काल 1800 से अब तक हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को नहीं। तो इस तरह से हम 3 भागों में उसे विभाजित करते हैं। और हिंदी भाषा जो है, कोई भी बोलता है या कोई भी सुनता है, कोई भी उसका अनुकरण करता है, तो हम देखते हैं हिंदी बहुत जल्दी सीखी जाने वाली सभी भाषाओं में सबसे सरल और ग्रहणशील प्रवृत्ति हिंदी की होती है। तो यानी हिंदी भाषा सीख भी सकते हैं और हिंदी भाषा दूसरे भाषाओं को बहुत जल्दी अपनाता है। ग्रहणशीलता उसके अंदर है। जैसे कि हम देखते हैं मध्यकाल तक इसने अरबी और फारसी को अपनी ओर खींचा था। यानी अरबी फारसी को उसने, यानी मुसलमानों की आक्रमण जब हुआ था और हमारे मुगल और दिल्ली राजाओं ने जब भारत देश पर अपना राज जमाया था, तब जो भाषा थी अरबी और फारसी, उनको भी वहाँ उनके भी शब्द हिंदी में ग्रहण हुए हैं और वहाँ अपने अंदर समाहित किया है। क्या? हिंदी और अरबी के शब्दों को। और आधुनिक काल को आते आते, यानी आधुनिक काल यानी भारत देश 1800 से अब तक, यानी 1800 होने के बाद हमें पता है कि अंग्रेजों का हुकूमत भारत देश पर हो गया था। तो अंग्रेजों की हुकूमत भारत देश पर हुआ था, उससे पहले पुर्तगाली लोग भी आए थे, फ्रांसीसी लोग आए थे, अंग्रेजी लोग आए थे। तो यह भी क्या करता है कि आधुनिक काल आते आते पुलिस स्टेशन जो बोलते हैं ना, वो अंग्रेजी का शब्द। तो यहाँ इस एक मैं आपको उदाहरण दिया हूं। तो क्या होता है आगे आगे मध्यकाल में अरबी और फारसी को उसके शब्दों को अपनाया और आगे आते आते पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजी शब्दों की पर्याप्त मात्रा हमें हिंदी में मिलते हैं। आज की हिंदी भाषा तो अंग्रेजी से ज्यादा प्रभावित हुई है। यानी आज का जो हिंदी है, सबसे ज्यादा जो शब्द उपयोग होते हैं वो अंग्रेजी के ज्यादा है। और हिंदी के बोलने वालों की, जो आधुनिक काल तक आते आते हिंदी बोलने वालों की संख्या निरंतर वृद्धि होती जाती है और एक भाषा के रूप में यहाँ आज विश्व के प्रमुख भाषाओं में से एक है। यानी विश्व में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें वहाँ हिंदी बोली जाने वालों की संख्या नंबर 3 पे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी की उन्नत साहित्य भी है। यानी हिंदी भाषा का विकास क्रम में उसकी जो साहित्य जो आता है, वहाँ भी समय और संदर्भानुकूल हिंदी भाषा अपने परिवेश, अपने युग के साथ वहाँ परिवर्तित होते गया और हिंदी साहित्य में भी हिंदी भाषा का बहुत सारा योगदान हम देखते हैं। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास क्रम इस तरह से विकास होते गया और हिंदी के साथ जो विकास है, हिंदी भाषा का जो विकास है, उसको हमने देखा। आगे हम देखेंगे कि बोली और भाषा में क्या अंतर संबंध है। यानी बोली किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं, इसका हम आगे देखेंगे। तो बोली जो किसी भी समृद्ध भाषा होती है, यानी हिंदी समृद्ध भाषा है, उसकी बोलियां और उपबोलियां होती है। तो हिंदी के संदर्भ में हम यहाँ प्रश्न उठता है कि
यहाँ हिंदी तो विभिन्न रूप, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न विभेद से बढ़ता हुआ हम देखते हैं, जबकि यहाँ प्रश्न लैटिन, ग्रीक और फ्रांस और रूस में नहीं उठाया जाता, क्योंकि वहाँ के लोग एक ही भाषा का उपयोग करते हैं और वही भाषा को वहाँ अपनाते हैं, मगर हिंदी मिश्रित भाषाओं से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का मूल हम देखते हैं कि हिंदी की विभिन्न रूप, क्षेत्रीय विभिन्न क्षेत्र, यहाँ देखने पर हमें मालूम हो जाता है कि हिंदी रूप, क्षेत्र से अलावा राजनीति से भी ज्यादा प्रभावित हुआ है। यानी जो राजनीति, जो राज्य में जो जिस बोली बोलने वाले या जिस प्रदेश के लोग राजनीति में होते हैं, वहाँ के लोग उसी भाषा को वो मान्यता देते हैं। तो किसी भी समृद्ध भाषा का विस्तार हम देखते हैं तो भौगोलिक, साहित्यिक दृष्टि से बहुत ज्यादा देखा जाता है, और एक बोली से दूसरी बोली में संप्रेषणीयता तो होनी चाहिए, मगर संप्रेषणीयता होने के लिए हमें क्या देखना है? बोली और भाषा। जो बोलियां हैं वो बोलियां एक जगह पे छोटे छोटे राज्य हैं या छोटे छोटे जगह हैं, उनकी जनपदियां बोलियां हैं, और उन बोलियों को इस बोली को यहाँ बोल नहीं सकता, ये जो बोलता है ये दूसरे जनपदी के लोगों को मालूम नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में जो समानता प्राप्त करने के लिए, यानी हमारे हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। एक बोली पहला बोली और 18वां बोली, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो दोनों को समझ में आए, तो इसलिए दोनों को मिलाकर जो एक भाषा की उत्पत्ति होती है वो हिंदी ने किया है। यानी इन बोलियों का समुच्चय, जैसे कि हम देखते हैं बोली और भाषा क्या है। बोली अपनी ही छोटे से एक क्षेत्र में बोली जाने वाली, भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली है। भाषा और बोली का अंतर संबंध का प्रश्न हम देखते हैं कि वहाँ राजनीतिक भी है और साहित्यिक भी होती है। एक ही बोली राजनीतिक साहित्यों के कारण कभी कभी बोली बन जाती है और कभी कभी भाषा भी बन जाती है। यानी एक ही बोली ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हो तो सभी लोग उसका अनुकरण करते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है? भाषा का रूप ले लेता है। और इसीलिए हमारी हिंदी जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं कि साहित्यिक कारणों से हम देखते हैं कि खड़ी बोली जो है कभी एक जनपद में बोली जाती थी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो खड़ी बोली एक छोटा सा जनपद में बोली जाती थी, मगर राजनीतिक और साहित्यिक कारणों से, यानी राजनीतिक खड़ी बोली किस जगह पे रहता है? दिल्ली, मेरठ होते हुए पंजाब, मेरठ, लखनऊ होते हुए दिल्ली को आ गई है। तो यहाँ पर जो बोली है खड़ी बोली, यहाँ की भाषा है, तो जाहिर है कि सामान्यतः वहाँ राजनीतिक और साहित्यिक बोली का रूप भी वहाँ धारण कर लिया था, इसलिए वहाँ भाषा बन गई। यानी सभी लोगों को हिंदी खड़ी बोली सभी लोगों को आता है, फिर भी उनके बोलियां वो बोलते हैं, मगर हिंदी सभी लोगों का भाषा है, ने खड़ी बोली जो है। और भाषा ही नहीं बनती बल्कि संस्कृति भी बन जाती है। आगे देखते देखते हम देखते हैं कि हिंदी हमारी खड़ी बोली, जनपद में बोली जाने वाली जो बोली थी, राजनीतिक साहित्यिक कारणों से क्या हो जाता है, वहाँ एक भाषा का रूप भी ले लेता है और आगे चलकर वहाँ एक संस्कृति बन जाती है। इस प्रकार मध्यकाल में जो ब्रजभाषा थी, अवधि थी, वहाँ क्रमश क्या हो जाते हैं?
बोली के रूप ले लेते हैं। यानी मध्यकाल में जो ब्रजभाषा और अवधी की बहुत सारी साहित्य हम देखते हैं, मगर आगे आते आते राजनीतिक और सामाजिक कारणों से, क्षेत्र में और साहित्यिक कारणों से क्या हो जाता है, खड़ी बोली हिंदी का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा और बोली जो है, बोली एक सामान्य क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा जो है वो पूरी प्रदेश में, यानी छोटे छोटे जो बोलियां बोले जाते हैं सभी लोगों को वो भाषा आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम कई रूप का अंतर संबंध इसमें हम देख सकते हैं। तो भाषा और बोली का अंतर संबंध में हम देखें तो हिंदी ब्रजभाषा और अवधि को क्रमशः स्थित करते हुए वहां खड़ी बोली आगे गद्य पद्य में भी उपयोग होने लगी। हम देखते हैं कि 18वीं सदी में हमारे भरतेंदु हरिश्चंद्र जी जो उन्होंने एक बात भी कही थी कि निज भाषा ही उन्नति है, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के ही अमिटत नहीं शूल, बोल के उन्होंने कहा था। ये खड़ी बोली के संबंध में ही उन्होंने कहा था। यानी देश हमारा एक है तो भाषा भी हमें एक ही तरह का हमें उपयोग करना है और वहाँ हमारी निज भाषा, अपनी भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ जो निज भाषा जो थी वहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध में या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का एक अस्त्र बन गया था। साहित्यिक दृष्टि से भी खड़ी बोली गद्य में भरतेंदु हरिश्चंद्र तक लिखने लगे थे और आगे चलकर पद्य में भी यहाँ बोली या हिंदी खड़ी बोली का साहित्यिक रचना हम देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि हिंदी का जो बोली का जो संबंध है, यानी बोली और भाषा का जो संबंध है उसको देखा हमने, और इसके बाद हिंदी भाषा का विकास क्रम किस तरह से वहाँ विकसित हुआ, यानी 1000 से 1500 तक, 1500 से 1800 तक, 1800 से अब तक। तो आगे हम देखेंगे कि हिंदी की जो मैं बोल रहा हूँ 5 भाषाएं, यानी 5 क्या कहते हैं उसे हम 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हिंदी के हम देखते हैं। यानी उपभाषा कितने हैं हमारे हिंदी के 5 हैं और बोली कितने हैं 18 बोलियां। वो कौन सी बोलियां हैं और वहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में बोली जाती है और किस तरह से उनके वर्गीकरण किया गया है, उसको हम अगले सत्र में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ मेरा आज का जो अध्याय है वहीं यहीं पर समाप्त करता हूं और आगे आपको इसका विस्तृत में जानकारी प्राप्त करना हो तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तिवारी जी का, हिंदी भाषा के विविध रूप इग्नू मानविकी विद्यापीठ के जो लेखन है उसे भी आप देख सकते हैं, और हिंदी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप सुमन अंबा प्रसाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग, उनके भी आप लेख देख सकते हैं। हिंदी भाषा जो भोलानाथ तिवारी जी का लिखा हुआ है वो हमारे सिलेबस में भी, हमारा पुस्तक भी वही है, तो उसको भी आप लेके पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ कहते हुए आज का मेरा सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, सभी खुश रहें।